नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लियर कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दे पर। करंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आखिर वैज्ञानिकों को क्यों नहीं मिल रही है कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलता। साथ ही समझेंगे कि जीनोम सीक्वेंस क्या होता है और इसके अलावा कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सारी शब्दावलियों को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, उसी आधार पर आप जान पाएंगे कि क्यों वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पा रही है वैक्सीन को डेवलप करने में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसके अलावा एसएससी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आज करंट के इस बहुत ही अति प्रचलित मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियों को जानते हैं। बहुत सारे इसमें से आप बार बार रोज नित्य प्रतिदिन सुन रहे होंगे और जानते भी होंगे। तो कोविड-19 से जुड़ी जो प्रचलित शब्दावलियां हैं उनको जानने का या देखने का प्रयास करें सरसरी निगाह में। तो एक शब्द आता है क्वारंटीन या सेल्फ क्वारंटीन। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो संस्था है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसमें यह है कि अगर आप कहीं भी बाहर से या विदेश की यात्रा करते हैं या दूसरे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो अपने आप को क्या करना है, अपने खुद के घर में या जहाँ पर ये सेंटर बने हुए हैं उन पर अपने आप को लोगों से आइसोलेट करके अलग करके रखना है। तो ये हो गया क्वारंटीन या सेल्फ क्वारंटीन। थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि संभावना एक व्यक्त की जा सकती है अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि हाँ ये कोविड-19 का इसमें प्रभाव हो सकता है। इसी तरह से R0, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब ये R0 या RO किसी वायरस की मूल प्रजनन संख्या होती है। इससे बीमारी या वायरस की गंभीरता का आकलन किया जाता है। अगर यह संख्या 1 या उससे अधिक होती है तो संबंधित बीमारी से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति किसी एक को संक्रमित कर सकता है। ये एक फैक्ट है R0 का। अब दूसरा इसमें इंक्यूबेशन पीरियड भी आप सुनते होंगे, लगातार न्यूज में आता है। संक्रमित होने से लेकर लक्षणों के दिखने के समय को इंक्यूबेशन कहा जाता है। कोरोना में यह समय 14 दिन का निर्धारित किया गया है, इसीलिए जो क्वारंटीन का समय बताया जाता है बार बार 14 दिन, ये आप बार बार सुनते होंगे। लेकिन कई मामलों में या केवल 5 दिनों में ही ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। एक शब्दावली इसमें है फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृत्यु दर। जानते होंगे आप सभी। अब WHO के अनुसार जो कोरोना की फर्टिलिटी रेट है वो अभी 4% के आसपास है। हालांकि कुछ देशों में ये जो है बहुत ज्यादा है। अब इसमें भी जो अधिक आयु के मरीज हैं उसमें ये फर्टिलिटी रेट 20% से भी ज्यादा है। बार बार बताया जाता है कि बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए ये रोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनकी यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध सभी देशों ने लगभग लगाया हुआ है। अगली जो शब्दावली है सोशल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी। जो भीड़ भाड़ से और समाज से, भीड़ से इस तरह से दूर रहें। देखिए तमाम खेल जो हैं वो रद्द किए जा रहे हैं, तमाम सभाएं, तमाम इस तरह के जो प्रायोजन थे, शादी विवाह, सबको प्रायोजन, इस सभी प्रायोजनों को सीमित संख्या में आयोजन उनका किया जा रहा है। अगला इसमें एक है PCR टेस्ट। आपके वनडे एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। PCR टेस्ट यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये कोविड-19 वायरस के लिए पहला परीक्षण है जिसके तहत सभी संदिग्ध रोगियों का परीक्षण किया जाता है। अब भारत में अगर बात करें तो अगर ये पुष्टि हो जाती है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव आता है, तो उस नमूने को, सैंपल को जो है कहाँ भेजा जाता है, पुणे में। पुणे में आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है, जहाँ भारत में जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंस का अध्ययन करने वाली एकमात्र प्रयोगशाला है। तो ये कोविड-19 से जुड़ी शब्दावलियां हैं तमाम, इसमें आप न्यूज में सुनते होंगे, जैसे क्वारंटीन, थर्मल स्क्रीनिंग या इंक्यूबेशन पीरियड, ये सारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनते होंगे। इसके अलावा R0 PCR टेस्ट ये आपके लिए नया है और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इसके कुछ और जो अद्यतन जानकारियां मिली हैं उसको हम देखेंगे कि आखिर क्यों ये इतना घातक है। ये इसके पहले भी बहुत सारी वैश्विक महामारियां आई, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो हम अब देखने का प्रयास करेंगे कि जो अद्यतन जानकारियां अब तक मिली हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली जो इसमें एक बहुत खास बात है कि ये सार्स फैमिली का खतरनाक वायरस है। सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आप जानते हैं। इसी तरह से सार्स और मर्स भी एक आया था। सार्स में का जो केस आपके दक्षिण चीन में, भाई चीन ही लगभग सभी इस तरह के जो वैश्विक महामारी हैं या वायरल डिजीज है उसका जन्मदाता रहा है बारंबार, आपने देखा होगा। तो इसमें अब ये क्या है, यह एक आरएनए वायरस है। आरएनए माने राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो ये यानी एक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर कोशिकाओं में जाकर टूट जाता है और फिर उनका उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। अब तक अध्ययन में 27 तरह के प्रोटीन का पता कोरोना वायरस में पता चला है। अब जो सबसे खास बात है जिस के कारण अभी तक वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पा रही है, आगे हम उसकी डिटेल में बात करेंगे कि ये बहुत बड़ा छलिया है। अब तक 5300 से अधिक 5300 से अधिक जीनोम सीक्वेंस अब तक का जो शोध हुआ है उसमें इसका दिखाई पड़ा है। भारत में ही 503 से अधिक जो है जीनोम सीक्वेंस की खोज वैज्ञानिकों ने की है, भारतीय वैज्ञानिकों ने, जिसमें से 62 का जो है उसको साझा किया है। डिटेल भारत ने पूरी दुनिया के साथ साझा किया है। अब दूसरी जो सबसे खतरनाक बात इसके साथ है, कोरोना के बाहर पनल या क्राउन के तरह के सेंसर हैं जिनको स्पाइक या यस प्रोटीन कहते हैं। अपने इसी यस प्रोटीन या स्पाइक की वजह से ये इंसानों का सबसे फेवरेट बना हुआ है। अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देशों में अब तक मरने वालों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। आप सभी जानते होंगे, नित्य प्रतिदिन इसका अपडेट देखते होंगे। इसके अलावा विश्व में 50 लाख से अधिक संक्रमित केस इसके सामने आ चुके हैं। ये यस प्रोटीन की वजह से इंसान की कोशिका SE2 और TMPRSS प्रोटीन से जाकर चिपक जाता है और वहां पर अपना काम शुरू कर देता है। तो ये जो जीनोम सीक्वेंस की बात हुई, इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। भाई देखिए, जो कोई भी इस तरह का मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है और न्यूक्लिक एसिड बनी होती है न्यूक्लियस बेस से। जो भी जीवन का आधार यही चीजें हैं, उनसे मिलकर ही आपके DNA की संरचना यानी न्यूक्लियक जो आपके आनुवांशिक कैरेक्टर है उन सब की जो व्यवस्था है उसकी व्याख्या इसी आधार पर की जाती है। तो जीनोम सीक्वेंस क्या है? जीनोम सीक्वेंस है न्यूक्लियस बेस की व्यवस्था का क्रम। जो लोग विज्ञान से जुड़े होंगे जानते होंगे कि 2 तरह के जो है नाइट्रोजन बेस, जिसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये 5 तरह के जो आपके न्यूक्लियस बेस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से 5 ये आपके DNA और RNA में पाए जाते हैं। ये सब आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये जो वास्तव में यही न्यूक्लियोटाइड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब ये इनकी जो व्यवस्था का क्रम है ये छलिया क्यों है? क्योंकि ये अपनी व्यवस्था का, इस बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो है उसमें लगातार बदलाव कर रहा है। इसका मूल ढांचा तो एक जैसा है, लेकिन ये अपने अंदर, जैसे मान लीजिए कि 29,000 से ज़्यादा ये अब तक न्यूक्लियोटाइड से पता चला है कि उनसे मिलकर बना हुआ है, तो उसकी व्यवस्था को ये लगातार बदलता रहता है। इसी कारण वैज्ञानिक लगातार फेल हो जाते हैं वैक्सीन को बनाने में या उसको डेवलप करने में। भाई ये कैरेक्टर को देखकर उन्होंने वैक्सीन तैयार की, तब तक इसने क्या किया, अपना जो स्वरूप था उस स्वरूप को बदल लिया, अपने स्ट्रक्चर को बदल लिया। तो ये बहुत बड़ा जो है छलिया है, ये बहुत बड़ा बहरूपिया है। यही इसका कारण है कि वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल रही है। लगातार दावे हो रहे हैं, एक तरफ अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी कह रही है कि हाँ हमने बना लिया, दूसरी तरफ चीन लगातार ये दावा कर रहा है कि हमने इसका टेस्ट भी कर लिया है। दूसरी तरफ भारत में आपका HCQ लगातार इलाज के रूप में, एक अल्टरनेट इलाज के रूप में उसको प्रयोग किया जा रहा है। HCQ का एक्सपोर्ट भी भारत ने कई देशों में किया है। तो कोरोना वायरस लगातार अपने न्यूक्लियोटाइड में बदलाव कर रहा है। इसी आधार पर अब तक के शोध में 5300 से अधिक जीनोम सीक्वेंस का पता लग चुका है। जीनोम सीक्वेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस बेसिस, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस बेसिस, न्यूक्लियस बेस की व्यवस्था का क्रम। इसके अतिरिक्त कोरोना के बाहर जो पनल की तरह सेंसर है उन्हें स्पाइक या यस प्रोटीन कहते हैं, पहले ही हमने बताया।
अब तक यस प्रोटीन से संबंधित भी 2 बड़े बदलाव देखे जा चुके हैं। इनमें से एक बदलाव ने तो इटली में पूरा कहर बरपा दिया था। एक दिन में 3-3, 4-4 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी इटली में। तो ये इसकी न्यूज आपने पढ़ी होगी। अच्छा, यही एक कारण है जिनके कारण विज्ञान इतना आगे होते हुए भी अभी भी इसका वैक्सीन बनाने में बिल्कुल फेल रहा है। प्राथमिक रुझान सभी परीक्षणों में पॉजिटिव आते हैं कि हाँ अब ये वैक्सीन बन जाएगी, दावा भी तमाम कंपनियां करती हैं, लेकिन उसके बाद तब तक ये क्या कर लेता है, बहरूप या अपना जो स्वरूप है उसको स्वरूप को बदल लेता है। तो इसके कारण वो वैक्सीन वहां पर फेल हो जाती है। ठीक है ना। सार्स फैमिली का होते हुए भी अपने स्पाइक या यस प्रोटीन और अपने इस लगातार बदलाव के कारण ये बहुत खतरनाक है। भाई सार्स आया था तो वो उसके, हालांकि वो वैश्विक महामारी थी, कई देशों में उसका प्रसार हुआ, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं था, इतनी अधिक संख्या में केसेस नहीं बढ़े। अब इससे क्या हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो एक तरफ गिर रही है और दूसरी तरफ केसेस की संख्या, इससे अफेक्टेड पर्सन की संख्या लगातार बढ़ रही है। 50 लाख की संख्या को अब तक पार कर चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि जीनोम सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों इसकी वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिल पा रही है। अब कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। पिछले 2 दशकों में और कौन सी वैश्विक महामारियां आई, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं, एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। इसमें पहले आप देख पा रहे होंगे बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार होते हैं, टाइप ए, बी, सी और डी। यह पक्षियों के अनुकूल विषाणु के कारण होता है। ये आपने सुना होगा। इसका सबसे पहले प्रभाव हांगकांग चीन में 1997 में देखने को मिला था। इसका जो प्रकोप, जो वायरस था उसका H5N1 वायरस इसका नाम रखा गया था, जो मानव को संक्रमित करती है। वर्ष 2003 के बाद से यह एवियन वायरस एशिया से यूरोप व अफ्रीका तक भी फैल गया और पोल्ट्री आबादी में पूरी महामारी बन गया था। तमाम लाखों पोल्ट्री संक्रमण और बहुत सारे मानवों की संख्या, इसमें मनुष्यों की मृत्यु भी हुई थी। सार्स के बारे में आपने लगातार सुना होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वास्तव में कोरोना वायरस इसी फैमिली का है। इसकी पहचान 2003 में हुई थी। तब इसको केवल एपिडेमिक यानी महामारी घोषित किया गया था। बाद में इसको 26 से अधिक देश जब प्रभावित हुए, 8000 से अधिक मामले दर्ज हुए, तो इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक घोषित किया गया। यह भी दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत में सबसे पहले 2003-4 में ये देखा गया था। हालांकि 2004 के अंत के बाद में इसका जो है कोई नया केस सामने नहीं आया है। अगला इसमें जीका वायरस है, जो 2007 में आपके जो ऐप द्वीप माइक्रोनेशिया है वहां पर इसका पहला मामला देखने को मिला। मार्च 2015 में ब्राजील में एक दाने की बीमारी के बड़ी मात्रा में फैलने का जब मामला सामने आया तो उसका कारण पता चला कि ये जीका वायरस ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक है। इसका जो सबसे खतरनाक प्रभाव देखने को मिला वो गर्भावस्था में जब संक्रमण हो जाता है तो भ्रूण की हानि या समय पूर्व प्रसव की जो जटिल व्यवस्थाएं सामने देखने को मिली। मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सितंबर 2012 में सऊदी अरब में सबसे पहले देखा गया। ये भी एक तरह के कोरोना वायरस फैमिली का ही है। अब इसमें मर्स से ग्रस्त हुए प्रत्येक 10 रोगियों में से 3 या 4 रोगियों की मृत्यु भी हो गई थी। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। अगला इसमें इबोला वायरस, जो 2015 में गिनी में सबसे पहला मामला इसका दर्ज हुआ। बाद में यह अन्य देशों में फैल गया। यह वायरस जंगली जानवरों जैसे फ्रूट बैट, शाही आदि से फैलता है, फिर मानव आबादी को भी संक्रमित कर देता है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो पिछले 2 दशकों की अन्य प्रमुख वैश्विक महामारियां रही। आज इस वीडियो में हमने चर्चा की कि आखिर क्यों वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पा रही है इसका कोरोना वायरस या कोविड-19 का वैक्सीन बनाने में, साथ ही जीनोम सीक्वेंस क्या होता है इसको समझने का प्रयास किया। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दूसरों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।